गुड आफ्टरनून प्रज्ञा। गुड आफ्टरनून कल्पना। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा। गुड आफ्टरनून रोली। चलिए ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो प्रवीण। रोली आइडियली होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, बट चिकने घड़े लोगों से पाला पड़ा हुआ है आप लोगों का भाई। कुछ भी कर लीजिए, जो लाइन है उसी लाइन पे चलेंगे। तो थी कुछ चीज़ें पहले जो डरा देती थी सरकारों को, अभी तो कुछ नहीं हो रहा भैया। तो वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच एंड वी कैन जस्ट ओनली होप कि यूपीटी जीटी पीजीटी हो सकता है। थोड़े से गैरतमंद लोग होते तो अब तक शायद आ जाता इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। गुड आफ्टरनून कीर्ति। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो कंटेम्प्रेरी ड्रामा चल रहा है यूनिट 1 हमारा। अब कंटेम्प्रेरी ड्रामा में जो है गई है आर्थर मिलर हमें पढ़ना है, और उसके बाद आज से हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, पोइट्री। ठीक है, तो डे 13 यानी हमने लगभग 12.5 दिनों में ड्रामा 1 कंप्लीट कर लिया है। दैट्स अ गुड साइन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आर्थर मिलर 1915 से 2005 बहुत इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन प्ले राइट हैं भाई ये, और क्या इन्फ्लुएंस है इनका सुनिए। और मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न लिटरेचर में या मॉडर्न ड्रामा में ये कुछ उन चुनिंदा प्ले राइट्स में से एक हैं जिन्होंने सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय किया है। ये वो वाले प्ले राइट हैं जिनको देखने के लिए लोग पागल हो जाते थे, लोग इनके ऑटोग्राफ्स लेते थे, फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए पागल होते थे इनके साथ। तो ये उस तरह की सेलिब्रिटी स्टेटस को एंजॉय करने वाले कुछ चुनिंदा प्ले राइट्स में से एक हैं। तो स्टार्ट करते हैं आर्थर मिलर को। जी दिव्या अब ठीक आएगी, हमने माइक लगा लिया, तब माइक नहीं था। आर्थर मिलर वॉज एन इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन प्ले राइट। ये एक इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन प्ले राइट थे, एसेइस्ट थे, रिनाउंड फॉर इस प्रोफाउंड एंड सोशली कॉन्शियस वर्क्स। और ये जाने जाते हैं अपने प्रोफाउंड और सोशली, सामाजिक रूप से बहुत ही कॉन्शियस वर्क्स लिखते थे ये, जो समाज को झकझोर दे। बॉर्न इन हार्लेम, ये पैदा हुए थे हार्लेम नाम की जगह पर न्यूयॉर्क सिटी में। ही ग्रू अप ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। जब ये भाई बड़े हो रहे थे, तो जैसे आपने देखा 1915 में जन्म हुआ है इनका, यानी जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ उससे अगले साल इनका जन्म हुआ। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो रहा है और 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होगा।
वहां से लेकर 1945 के बाद कुछ सालों तक एक दौर चलेगा ग्रेट डिप्रेशन का, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन का दौर बोलते हैं। उसमें जो वो पूरी की पूरी जनरेशन थी जिन्होंने जो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड से जूझ रही थी, वो बिल्कुल पूरी तरह से डिप्रेस थी, क्योंकि इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी यूरोप की पूरी तरह से, वेस्ट की पूरी इकोनॉमी बर्बाद थी और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। पता नहीं था कि कल क्या होगा, सबको लग रहा था कि यही दुनिया का अंत है, अब नहीं बचेंगे हम लोग। ठीक। दूसरा जो सबसे बड़ी ताकत थी आम आदमी की, वो थी रिलीजन, क्योंकि जब भी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो ये कहकर सब्र करते थे कि नहीं ईश्वर है ना। वो जो भ्रम था ईश्वर को लेकर, उसकी ताकत को लेकर, वो टूट चुका था कि अगर ईश्वर होता तो जितनी बड़ी मारकाट हमने देखी है वो नहीं होती, ईश्वर उसे रोक लेता। तो वो ग्रेट डिप्रेशन का एक दौर था, ये उस ग्रेट डिप्रेशन के दौर में बड़े हो रहे थे। एन एक्सपीरियंस दैट सिग्निफिकेंटली शेप्ड हिज वर्ल्ड व्यू, ये वो अनुभव था जिससे आकार मिला इनके वर्ल्ड व्यू को और इनकी राइटिंग को। मिलर अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। मिलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन को अटेंड किया, वेयर ही बिगेन टू राइट प्लेज, और वहीं पर उन्होंने प्लेज लिखने शुरू किए। हिज ब्रेक थ्रू केम इन 1949। लिखते रहे प्लेज, लेकिन जो ब्रेक थ्रू मिला सबसे बड़ा वो 1949 में मिला, जब इनका डेथ ऑफ अ सेल्समैन आया। डेथ ऑफ अ सेल्समैन की वीडियो हमारे चैनल पर है, सर्च करके ज़रूर देख लीजिएगा। डेथ ऑफ अ सेल्समैन बायोडाटा इंस्टीट्यूट करके सर्च करिए और उस वीडियो को देखिए। तो जब 1949 में डेथ ऑफ अ सेल्समैन आया, इनका प्ले विच अर्नड हिम अ पुलित्जर प्राइज, इसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला। इस्टेब्लिश्ड हिम एज अ मेजर फोर्स इन अमेरिकन थिएटर, और इस प्ले ने इनको इस्टेब्लिश कर दिया कि ये अमेरिकन थिएटर की एक मेजर फोर्स है। दिस प्ले, ये वाला प्ले, अलॉन्ग विद अदर नोटेबल वर्क्स, इसके अलावा कुछ और रचनाएं इनकी, जैसे कि द क्रूसिबल 1953 में आया, इसके अलावा अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज 1955 में, 55 में, डेल्व्स इनटू थीम्स ऑफ आइडेंटिटी। इसमें उन्होंने कई थीम्स का जिक्र किया, जैसे कि आइडेंटिटी, पहचान, मोरालिटी, नैतिकता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफन क्रिटिकिंग द अमेरिकन ड्रीम। और अपने इन प्लेज में वो यूजुअली वो जो अमेरिकन ड्रीम है उसको क्रिटिसाइज करते थे। अभी अमेरिकन ड्रीम क्या है भी बताते हैं। एंड द मोरल पिटफॉल्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, और वो जो नैतिक पतन हो रहा था कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, अमेरिकन सोसाइटी में, वो उसको क्रिटिसाइज करते थे। अभी अमेरिकन ड्रीम क्या है, बहुत आता अमेरिकन ड्रीम आजकल, और अमेरिकन ड्रीम जो वर्ड है वो भैया अभी तो कॉलेक्बल हो चुका है। अमेरिका जब बनाया गया तो अमेरिका की इकोनॉमी को खुली अर्थव्यवस्था कहा गया कि हम ओपन इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ कोई भी कोई कारोबार शुरू कर सकता है, ठीक है, और कोई भी अमीर हो सकता है। उसे अमेरिकन ड्रीम कहा गया कि अमेरिकन सपना है कि कोई आदमी भी इलॉन मस्क बन सकता है। काइंड ऑफ ट्रू, लेकिन एक्चुअली नॉट ट्रू। उन्होंने कहा कि ये जो हमने एक सोसाइटी देखी है, यहाँ पर एक कुलीन वर्ग है और एक लोअर क्लास है और एक अपर क्लास है। ड्यूक का बेटा ड्यूक बनने जा रहा है, प्रिंस का बेटा, राजा का बेटा प्रिंस बनने जा रहा है, अब वो नहीं चलेगा, है ना। हम एक अमेरिकन ड्रीम के साथ एक नया देश बना रहे हैं। वो एक्चुअली भ्रम था, क्योंकि अभी भी हो यही रहा है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब ही रह रहा है, ठीक है। तो वो उसको क्रिटिसाइज करते थे अमेरिकन ड्रीम को। मिलर्स पर्सनल लाइफ ऑल्सो ड्रू सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट। यस, अभी आज से इस क्लास की टाइमिंग 4 बजे से हो गई है। अब रोजाना आपकी क्लास यूजीसी नेट की शाम को 4 बजे हुआ करेगी। मिलर की जो पर्सनल लाइफ है उसने भी बहुत ही सिग्निफिकेंटली पब्लिक इंटरेस्ट को अपनी तरफ खींचा। लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे इनकी पब्लिक लाइफ पर, क्योंकि हमने बताया सेलिब्रिटी थे भाई ये। खास तौर से इनकी जो शादी हुई थी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस मार्लिन मोनरो से, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा और मूवी भी देखी होगी। और ये शादी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं, 5-6 साल रही, 1956 से 1961, ठीक। मार्लिन मोनरो इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी हॉलीवुड की कि
अभी हमारे बॉलीवुड में किससे कंपेयर करें, कोई भी ना, वो नहीं है कंपेयर करने लायक एक्चुअली। तो जैसे पॉपुलैरिटी में दीपिका और आलिया टाइप मान लीजिए, और एक्टिंग में आप मान लीजिए विद्या बालन टाइप, ठीक है, जो बहुत इंटेंस एक्टिंग करती हैं। तो मार्लिन मनरो मतलब खतरनाक। ही वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ मैकार्थिज्म। ये एक आउटस्पोकन मुंहफट क्रिटिक थे मैकार्थिज्म के। ये याद रखिएगा कि ये इसको बहुत क्रिटिसाइज करते थे। ये क्या है अभी बताएंगे, 2 मिनट दीजिएगा। एंड वॉज कॉल्ड बिफोर द हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमिटी इन 1956। अब क्योंकि ये मैकार्थिज्म के आउटस्पोकन क्रिटिक्स थे, इसीलिए इनको एक कमेटी, एक आयोग के सामने पेश करने को बुलाया गया। आयोग का नाम था हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी इन 1956, 1956 में। Where he refused to name colleagues suspected of communist affiliations। यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया कि मैं अपने उन साथियों का नाम नहीं बताऊंगा जिनका एफिलिएशन, जिनका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी या उस विचारधारा से था। ठीक है, अच्छा अब मैं मैकार्थिज्म के बारे में आपको बताते हैं। जो फोटो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है मार्लिन मनरो की है और उनकी है। ठीक है, मार्लिन मनरो को आप देख रहे हैं, शी वॉज अ गॉडेस। ठीक है, तो मैकार्थिज्म मैं देख रहा हूँ कि अगर आपको कोई फोटो से समझाया जा सके। ओह माय गॉड, नहीं नहीं मिल रहा है कुछ फोटो से। नहीं, एक फोटो तो मिला है। हाँ, ये फोटो दिखा है। अपनी स्क्रीन पर इस फोटो को देखिए। ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक सांसद था, सीनेट था। ठीक है, मैकार्थ नाम था इनका। इन्होंने बहुत ही फिरोशियस और बहुत ही फेनेटिकल, ठीक है, बहुत ही कट्टरपंथी और अतिवादी एक कैंपेन चलाया था 1950 के दशक में। और कैंपेन ये था कि हमारे देश में जितने भी कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे उनको जॉब से निकलवाना, ठीक है, उनका सामाजिक बहिष्कार कराना, उनकी नौकरियां छीन लेना, उनको जेल में डलवा देना। ठीक है, तो आर्थर मिलर उसके क्रिटिक थे, आउटस्पोकन, सीधे सीधे बोला करते थे, क्योंकि सेलिब्रिटी भी थे कि ये कोई बात थोड़ी है कि मेरी पॉलिटिकल विचारधारा अगर तुम्हारी पॉलिटिकल विचारधारा से अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे जेल में डाल दोगे। इनको भी समन भेजा गया, इन्होंने कमेटी बनाई थी बाकायदा इसके लिए कि आओ सामने पेश करो अपने अपने व्यूज़। ये पहुँचे, ठीक, इन्होंने मना कर दिया कि मैं एक आदमी का नाम नहीं लूँगा, एक आदमी का नाम नहीं लूँगा मैं, मुझे पता है कौन हमारे सर्कल में कम्युनिस्ट है, लेकिन हम नहीं बताएंगे कौन है। ठीक है, तो ये एक इनकी ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव था, इसको याद रखिएगा आप लोग। बैक टू द टॉपिक। ठीक है, थ्रू आउट हिज करियर, अपने पूरे करियर के दौरान मिलर कॉन्टिन्यू टू प्रोड्यूस वर्क्स। मिलर ऐसी रचनाओं को प्रोड्यूस करते रहे दैट चैलेंज ऑडियंसेस, जिसमें उन्होंने ऑडियंसेस को चैलेंज किया, प्रोवोक थॉट, और थॉट को प्रोवोक किया उनके अंदर। गुड आफ्टरनून नो नेम, गुड इवनिंग शिवानी। हिज लेगेसी एंड्योर्स एज वन ऑफ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। इनकी जो विरासत है वो विरासत अमेरिका के सबसे महानतम ड्रामेटिस्ट में से एक की है। विद हिज प्लेज कॉन्टिन्यूइंग टू बी परफॉर्म्ड एंड स्टडीड वर्ल्ड वाइड। इनके प्लेज अभी भी परफॉर्म हो रहे हैं और पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं। एक अगला आदमी और है टेनेसी विलियम, इनको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी एक अहम आदमी है भैया कंटेम्प्रेरी ड्रामा का। 1911 में इनका जन्म हुआ और 83 में इनकी डेथ हुई। टेनेसी विलियम्स वॉज अ सेलिब्रेटेड अमेरिकन प्ले राइट। टेनेसी विलियम्स एक सेलिब्रेटेड अमेरिकन प्ले राइट थे
नोन फॉर हिज पॉइग्नेंट एंड लिरिकल ड्रामाज, ये जाने जाते थे अपने पॉइग्नेंट और लिरिकल ड्रामाज के लिए दैट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशन, जिसमें ये इंसानी इमोशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाते थे, रिलेशनशिप्स को दर्शाते थे। बॉर्न थॉमस लेनियर विलियम्स थर्ड इन कोलंबस, ये पैदा हुए, ठीक है, थॉमस लेनियर विलियम्स थर्ड के यहाँ कोलंबस में, मिसिसिपी। ही एक्सपीरियंस्ड आ टमल्टियस चाइल्डहुड, बचपन बहुत ही भैया टमल्टियस था, मार्क्ड बाय अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद हिज फादर, पिता के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था, एंड अ क्लोज बॉन्ड विद हिज सिस्टर रोज, बहन के साथ एक बहुत क्लोज रिश्ता था, रोज नाम था इनकी बहन का, हु लेटर सफर्ड फ्रॉम मेंटल इलनेस, बाद में रोज जो थी वो मेंटल इलनेस से पीड़ित हुई, एबनॉर्मल हो गई। दीज एक्सपीरियंसेस प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसेस राइटिंग, इन अनुभवों ने इनकी राइटिंग को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। विलियम्स अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी एंड लेटर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, विलियम ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी को अटेंड किया, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा से ये पास आउट हुए। ही अडॉप्टेड द पेन नेम टेनेसी, इन्होंने टेनेसी पेन नेम अपनाया, अ ट्रिब्यूट टू हिज फादर सदर्न रूट्स, टेनेसी नाम उन्होंने लिया था क्योंकि इनके पिता की जो रूट्स थी, जड़ें थी, वो साउथ से जुड़ती थी, तो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने टेनेसी नाम लिया था। हिज अर्ली वर्क रिसीव्ड मॉडेस्ट अटेंशन, शुरुआती रचनाओं में बहुत ही मॉडेस्ट अटेंशन था इनका, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत फेमस हो गए थे, ठीक ठाक बस पढ़ते थे 2-4-5 लोग इन 100। बट हिज ब्रेक थ्रू केम विद, इनका जो ब्रेक थ्रू आया वो आया द ग्लास मैनेजरी से भैया, द ग्लास मैनेजरी 1944। इस प्ले की वीडियो भी आपके चैनल पर है, द ग्लास मैनेजरी बाय ऑरेट इंस्टीट्यूट करके सर्च करिए, 2 प्लेज हो गए जो आपको देखने हैं अपने एग्जाम के लिए, और इनको देख डालिए। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले था, पूरी तरह से इनकी कहानी नहीं थी टेनेसी की, लेकिन बहुत हद तक प्रेरित थी, दैट एस्टैब्लिश्ड हिम एज अ मेजर प्ले राइट, इन्होंने इसको मेजर प्ले राइट के रूप में स्थापित कर दिया इस प्ले ने। फॉलोइंग दिस सक्सेस, इस सफलता के बाद विलियम्स प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रिंग ऑफ क्रिटिकली अक्लेम्ड प्लेज, इन्होंने एक स्ट्रिंग शुरू करी, एक क्रम शुरू किया, और ऐसे ऐसे प्लेज इन्होंने लिखे उसके बाद जो क्रिटिकली अक्लेम्ड हुए, क्रिटिक्स को बड़े पसंद आए, जिसमें शामिल थे कई प्लेज, जैसे कि एक प्ले तो है ये आई स्ट्रीट कार नेम डिजायर 1947 विच वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा, इसी के लिए पुलित्जर प्राइज मिला ड्रामा के लिए। इसके अलावा इनका एक बहुत फेमस प्ले आया, एक बहुत फेमस प्ले आया कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, ठीक है, ये बहुत फेमस हुआ 1955 में, विच ऑल्सो रिसीव्ड अ पुलित्जर, इनको भी पुलित्जर मिला इसके लिए। दीज प्लेज आर रिनाउंड फॉर देयर रिचली ड्रॉन कैरेक्टर्स, ये प्लेज फेमस हुए अपने रिचली लिखे गए किरदारों के लिए, विविड डायलॉग्स, अलग अलग डायलॉग्स के लिए, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी थीम्स को एक्सप्लोर करते थे टेनेसी, जैसे कि डिजायर, लोनलीनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ सदर्न एरिस्टोक्रेसी, और सदर्न एरिस्टोक्रेसी का पतन जैसे हो रहा था, जो सदर्न अमेरिका है उसमें जो एरिस्टोक्रेसी थी, कुलीन वर्ग था, उसका जो पतन दिखाया जा रहा था, उसको इन्होंने बहुत खूबसूरती से दिखाया। हिज लेटर लाइफ वॉज मार्क्ड बाय पर्सनल स्ट्रगल्स, बाद की जो लाइफ है इनकी वो पर्सनल स्ट्रगल से जूझी भाई, इंक्लूडिंग बैटल्स विद एडिक्शन एंड डिप्रेशन, एक तो एडिक्ट हो गए थे शराब के और ड्रग्स के, और डिप्रेशन में चले गए थे। ही रिमेन्स आर टावरिंग फिगर इन अमेरिकन थिएटर, लेकिन फिर भी ये अमेरिकन थिएटर में एक टावरिंग फिगर हैं, विद हिज वर्क्स कंटिन्यूइंग टू बी सेलिब्रेटेड, इनकी रचनाओं को अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है, एंड परफॉर्म वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में परफॉर्म किया जाता है। हिज एबिलिटी टू कैप्चर द फ्रेजिलिटी, इनके पास एक क्षमता थी कि ये जो इंसानी स्पिरिट होती है ना, हम इंसानों की जो फ्रेजिलिटी है, कमजोरी है, जो रेजिलियंस है लेकिन हमारा, उसको बहुत अच्छे से कैप्चर करते थे। हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन द लिटरेरी एंड थिएट्रिकल वर्ल्ड, इस एबिलिटी ने एक ना मिटने वाली छाप छोड़ी है लिटरेरी और थिएट्रिकल दुनिया में, ठीक है। टेनेसी विलियम्स उसी के लिए याद किए जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये थी यूनिट 1, तो ड्रामा हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम पोइट्री सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार हम आपको याद दिला देते हैं कि आपने अब तक इन 13 दिनों की क्लासेस में क्या पढ़ा है। इन 13 दिन की क्लासेस में हमने 5 लेक्चर्स में ये टॉपिक्स आपके सिलेबस के कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो
दृढ़ता, रेजिलियंस का मतलब दृढ़ता ज़्यादा। एंशियंट मेडिवल और एंग्लो नॉर्मन ड्रामा, एलिजाबेथ टू जेकोबियन ड्रामा टू कैरोलाइन ड्रामा, रेस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल एज ड्रामा, विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज ड्रामा, और लास्ट में अभी हम जो पढ़ रहे थे जिसको अभी ख़त्म किया हमने, द कंटेम्प्रेरी ड्रामा। तो ये 5 लेक्चर्स को हमने 13 दिन में कंप्लीट किया है। तो रिवाइज कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट लेंगे इस वीक कभी, ठीक है। टेस्ट के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे कि टेस्ट कहाँ होगा, कैसे होगा और आप कैसे उसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम खोलते हैं अपना भैया अगला टॉपिक। देखिए भाई, यूजीसी नेट इंग्लिश पेपर 2 यूनिट 2 पोएट्री, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्री चौसरियन एंड द एज ऑफ चौसर पोएट्री। तो यूनिट 2 में जो पोएट्री वाला सेक्शन है आपका, उसमें 8 टॉपिक्स आपके हैं सिलेबस में यूजीसी नेट के। पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर है उसमें प्री चौसरियन एंड द एज ऑफ चौसर पोएट्री। दूसरा टॉपिक है पोएट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल। तीसरा है द एलिजाबेथन पोएट्री। फोर्थ है द प्यूरिटन इन द रेस्टोरेशन एज पोएट्री। फिफ्थ है न्यू क्लासिकल ऑगस्टन एज पोएट्री। फिर है द रोमांटिक एज पोएट्री। फिर है द विक्टोरियन पोएट्री। और 8th टॉपिक है द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एंड अमेरिकन पोएट्री। तो ये 8 लेक्चर होंगे आपके पोएट्री सेक्शन में, यानी कि यूनिट 2 में, जो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? यूनिट 1 को कंप्लीट करने में लगभग 12.5 दिन लगे हमें ना। आज 13th डे चल रहा है जब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, मे बी 20 डेज, ठीक। तो बकल अप करिएगा अपने आप को। सबसे बड़ी तो एक्चुअली जो स्टार्टिंग के 4 यूनिट्स हैं वही बड़ी हैं, उसके बाद तो सब छोटी छोटी सी हैं। और उन स्टार्टिंग के चारों में टीचर डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर कौन सी यूनिट को कितनी डीप पढ़ा रहा है ना। लेकिन अगर फिर भी एक वो देखा जाए तो पोएट्री सेक्शन थोड़ा बड़ा है, ये वाली यूनिट थोड़ी बड़ी है। तो स्टार्टिंग की 4 यूनिट ही बड़ी हैं, उसके बाद छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं, और बाकी की 10 में से जो आखिरी की 4 हैं वो तो बहुत छोटी हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया हम यूनिट 2। नोट्स जो हैं लेक्चर 5 जो है, PDF 5 जो होगी वो हम आपको आज ग्रुप में दे देंगे, डोंट वरी। तो चलिए तैयार हैं आप, स्टार्ट करें। ओके, तो हमने एक पोल लिया था कि TSSB TGT के लिए आप कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी कम लोग आप में से TSSB दे रहे हैं TGT का। ओके गुड, नॉट गुड बट ओके। चलिए तो TSSB TGT का बैच जो है वो हम बनाएंगे। अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम है, अक्टूबर या नवंबर में। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर वो बैच ज्वाइन करना है तो तैयार रहिएगा। नोट्स बना रहे हैं अभी सुबह 10 बजे से, अभी आपकी क्लास से पहले उठे हैं नोट्स बनाकर, और इतने थक गए थे कि ऐसा दिल कर रहा था कि आपका क्लास भी ना लें आज लाइव नोट्स बनाने के चक्कर में, लेकिन कॉफ़ी पी के एनर्जी आ गई, अब आपको पढ़ा रहे हैं। तैयार रहिएगा। TSSB TGT का सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत ही ख़राब सिलेबस है, एकदम बेकार सिलेबस दिया है, ठीक है। तो
आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा सिलेबस है कि बिना टीचर के आई डोंट थिंक सो कोई स्टूडेंट उसे कर पाएगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा क्या पढ़ना है। पता नहीं भांग पी के भाई किसी ने सिलेबस बनाया है, वो बनाया क्या है, वो कॉपी कट पेस्ट किया है डी यू में, जो एमए इंग्लिश से, एमए इंग्लिश फर्स्ट ईयर का है या बीए थर्ड ईयर का है सिलेबस, वो तो वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया DSSPTGT में। भांग पी के किसी ने वो तय किया था कि चलो ये पूछेंगे आज से। बहुत ही ख़राब सिलेबस है, बहुत ही ख़राब सिलेबस है। तो खैर हम तैयार हैं उसके लिए, नोट्स बना रहे हैं और बहुत होपफुल हैं कि वो नोट्स जो हम बना रहे हैं वो बहुत काम आएंगे आप लोगों के। तो बताते हैं वो कब से चलेगा, कैसे चलेगा। अभी हम पोइट्री स्टार्ट करते हैं, यूनिट 2, प्री चौसरियन एंड द एज ऑफ चौसर पोइट्री। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट। अब देखो सुनो, चौसर से पहले और चौसर की जो एज है वो है यूनिट में। मैं चाहूं तो डायरेक्ट यहीं से शुरू करूंगा कि चौसर से पहले के राइटर्स पढ़ा दूं आपको 2-4 और एज ऑफ चौसर पढ़ा दूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। यूनिट 2 शुरू करने से पहले आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब हम पोइट्री शुरू कर रहे हैं तो कुछ बेसिक्स कंप्लीट कर लें अपने, ठीक है। तो अभी हम 2-4 दिन पोइट्री के बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी हम प्री चौसर पर नहीं हैं और एज ऑफ चौसर पर नहीं जा रहे हैं। हम दिखा देते हैं हम आपको क्या पढ़ाएंगे कि पोइट्री क्या होती है, ठीक है, इसमें क्या क्या ऐड है, पोइट्री के एलिमेंट्स क्या हैं, कि मीटर क्या होता है, राइम क्या है, स्टांजा क्या है, लाइन किसे बोलते हैं, इमेजरी क्या होती है, सिंबॉलिज्म क्या होता है, थीम क्या होती है, टोन क्या होती है, एलिट्रेशन क्या होती है, टाइप ऑफ स्टांजा पढ़ेंगे कि कपलेट, टर्सेट, क्वाट्रेन, ठीक है, क्विंटेन, सेस्टेट, सेप्टेट, ऑक्टेव, ठीक है, स्पेंसेरियन स्टांजास क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्टांजा में आगे ही पढ़ेंगे, टर्जा रीमा, विलानेला, सोनेट, ठीक है। उसके बाद जाएंगे प्री चौसरियन पीरियड पर, वहाँ पढ़ेंगे फिर चौसर से पहले के राइटर्स को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है ताकि जब मैं आगे आपको पढ़ाते हुए बोलूँ कि सेस्टेट आ गया तो आपको पता हो कि अच्छा ये होता है सेस्टेट, हाँ सर ने पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा पोइट्री सेक्शन में, क्योंकि आप भैया टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर नहीं रहे, आप बनने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। उसके लिए आप बहुत हद तक तैयार होनी चाहिए किसी टीचर के पास टीजीटी पीजीटी तैयारी करने से पहले। यानी जब आप हमारे पास यूजीसी नेट की तैयारी करने आ रहे हैं तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी स्टूडेंट ने रेजिलियंस का मीनिंग पूछा, ठीक है, तो होना ये चाहिए था कि रेजिलियंस का मीनिंग पता होना चाहिए था आपको, क्योंकि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये तो अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है एज एन इंडिविजुअल कि आपको फिगर ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए सारी, ठीक है, और ये जितना भी बेसिक है आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है, कि बैलेट क्या होता है, सोनेट क्या होती हैं, फिक्शन किसे बोलते हैं, नॉन फिक्शन क्या होता है। और ये भी बहुत आसान है पढ़ना, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल पर, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स की पूरी सीरीज है A to Z तक, A से लेके Z तक सब पढ़ा रखा है हमने चैनल पर। उसको भैया फुर्सत में पूरी सीरीज निपटा दीजिएगा किसी दिन और उसके नोट्स बना लीजिएगा। वो सीरीज अगर आपने कंप्लीट कर ली, दुनिया का कोई भी एग्जाम देके आएंगे आप, ठीक है, आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है। तो उसका लिंक भी हम आपको भेज देंगे आज टेलीग्राम ग्रुप पर। आप में से कोई महारथी अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़। करुणा जो है वो आपको लगातार लिंक भेज ही रही हैं, तो उस लिंक का इस्तेमाल करिएगा। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पर। पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट। पोइट्री लिटरेरी आर्ट की एक फॉर्म है, ठीक है, ये एक साहित्यिक कला है दैट यूजेस एस्थेटिक एंड रिदमिक क्वालिटीज। इसमें सौंदर्य बोध से जुड़ी हुई एस्थेटिक और रिदमिक क्वालिटीज का इस्तेमाल किया जाता है भाषा की, सच एज फोनेस्थेटिक्स, जैसे कि फोनेस्थेटिक्स, साउंड सिंबॉलिज्म, मीटर, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा टू इवोक मीनिंग्स एंड इमोशंस, ताकि हमारे अंदर जागृत किए जा सके मीनिंग्स को और इमोशंस को। इट ऑफन एम्प्लॉयज एलिमेंट्स लाइक वर्सेस। पोइट्री में प्राय कई तरह के तत्व देखने को मिलते हैं, जैसे कि वर्सेस, राइम, मीटर,
वेरियस स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस, और कई तरह की स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, जिनके जरिए कवि अपनी फीलिंग्स को दिखाता है, थॉट्स को दिखाता है, आइडियाज को दिखाता है, बहुत ही कंडेंस्ड, सघन, इमेजिनेटिव और प्रायः मेटाफोरिकल तरीके से, ठीक है। पोएट्री कैन टेक मैनी फॉर्म्स, पोएट्री की कई फॉर्म्स हो सकती हैं, है ना, पोएट्री कई तरह की फॉर्म्स में लिखी जाती है, रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स लाइक, जैसे कि कुछ पारंपरिक तरीके होते हैं, कुछ पारंपरिक संरचनाएं होती हैं, जैसे कि सोनेट, ठीक है, हाइकू, इसके अलावा वो फ्री वर्स हो सकती है, स्पोकन वर्ड हो सकते हैं, एंड इट ऑफन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, और पोएट्री में प्रायः प्यार, नेचर, ब्यूटी और इंसानी अनुभवों की थीम पर कविताएं लिखी जाती हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम शब्दों में पोएट्री को बस इसी तरह से समझाया जा सकता है, इसी तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि एक स्ट्रक्चर सेंटेंसेस का जिसमें फोनेस्थेटिक्स का यूज हुआ हो, साउंड सिंबोलिज्म का यूज हुआ हो, मीटर हो, ठीक है, और उसका जो एम है, उद्देश्य है, वो है कि आपके अंदर फीलिंग्स एंड इमोशंस को पैदा किया जा सके, और इसको जब कवि लिखता है तो वो कई स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करता है, वो सोनेट्स का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेगा 14 लाइनों का, वो हाइकू इस्तेमाल करेगा, वो फ्री वर्स में लिखेगा, ठीक है, वो राइम कोई लाइंस लिखेगा, वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। और प्रायः जो थीम होती है किसी भी पोएट्री की, वो या तो लव होती है, या नेचर, या ब्यूटी, या ह्यूमन एक्सपीरियंस, प्रायः, हर बार नहीं, ठीक। इंग्लिश पोएट्री हैज अ रिच एंड डाइवर्स हिस्ट्री। अब इंग्लिश पोएट्री का एक रिच और डाइवर्स इतिहास है, स्पैनिंग ओवर 1000 ईयर्स, हजारों साल का, ठीक है, एंग्लो सेक्सन पीरियड से आज तक 2024 तक। बिफोर स्टार्टिंग प्री चॉसरियन पोएट्री, प्री चॉसरियन पोएट्री स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, होना यह चाहिए था कि मैं डायरेक्ट प्री चॉसरियन पोएट्री पढ़ाता आपको, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले लेट्स स्टडी सम बेसिक्स, ठीक है, कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। पहला बेसिक टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, ठीक। पोएट्री कंसिस्ट ऑफ सेवरल की एलिमेंट्स, पोएट्री में कई की एलिमेंट्स होते हैं दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स यूनिक फॉर्म, और इन्हीं की एलिमेंट्स की वजह से किसी भी पोएट्री को उसकी यूनिक फॉर्म मिलती है, उसके अंदर एक एक्सप्रेसिव पावर आती है जिसमें कवि अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाता है। हियर आर सम ऑफ द प्राइमरी एलिमेंट्स, कुछ प्राइमरी एलिमेंट्स को पढ़ लेते हैं। पहला प्राइमरी एलिमेंट है किसी भी पोएट्री का मीटर। द रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइन्स इन अ पोएम, किसी पोएम में जो रिदम करता हुआ संरचना होती है लाइन्स की, डिटरमाइंड बाय द पैटर्न, और वो डिटरमाइन होता है पैटर्न से कि स्ट्रेस सिलेबल है, अनस्ट्रेस सिलेबल है, ठीक है, उसको मीटर बोलते हैं। कॉमन मीटर्स इंक्लूड आयम्बिक पेंटामीटर, कॉमन मीटर्स में शामिल हैं जैसे कि आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, ट्रोकाइक टेट्रामीटर या एनापेस्टिक ट्राइमीटर, ठीक है। तो मीटर एक एलिमेंट है किसी भी पोएट्री का। अब अगर आपको ये नहीं पता कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ठीक है, ट्रोकाइक टेट्रामीटर किसे बोलते हैं, या एनापेस्टिक ट्राइमीटर क्या होता है, तो इनको ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये वो बेसिक है जो किसी भी उस स्टूडेंट को आना चाहिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और ये सब बीएमए में आप पढ़कर आए होंगे, ये मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आते हैं टॉपिक तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए, हम किसी दिन, ठीक है, आपको अलग से किसी क्लास में पढ़ा देंगे। दूसरा जो की एलिमेंट है वो है राइम, मीटर के बाद। द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स, एक ही जैसे लगने वाले साउंड्स का रिपीटेशन इन 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों में, ऑफन एट द एंड ऑफ लाइन्स, प्रायः लाइन के एंड में, वो राइम कहलाता है ना। राइम स्कीम्स आर पैटर्न्स ऑफ राइम विद इन अ पोएम। राइम स्कीम कहते हैं पोएम के अंदर जो पैटर्न होता है राइम करने का, जैसे कि ए बी ए बी बी, यानी कि पहली और तीसरी लाइन एक सी लगेगी राइम करने में, दूसरी और चौथी लगेगी, है ना, या स्टार्टिंग की दोनों ए और पहली और दूसरी लाइन राइम करेगी, तीसरी और चौथी करेगी, तो वो ए बी बी। तो राइम स्कीम निकालनी आपने एमए में सीखी होगी या बीए में सीखी होगी, जब आप वो ब्यूटी वाले पोर्शन लिख कर आते थे, ठीक है, जब वो आता था ना, क्या बोलते थे उसे, एक्सप्लेन द पैसेज विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो आप पहले रेफरेंस लिखते थे, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखते थे, फिर एक्सप्लेन करते थे, ठीक है, उस पैसेज को, लास्ट में वो लिखते थे आप द ब्यूटी ऑफ द पैसेज करके,
ठीक है, उसमें बताते थे कौन सा मीटर है, कौन सी राइम है, ठीक है, कौन सा स्टांजा यूज़ हुआ है, तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते थे या 2 नंबर। तो वहाँ पर आपको टीचर सिखाता है मीटर, ताकि आप मीटर को लिख के आ सकें और आपको एक्स्ट्रा नंबर ले सके BA में, MA में। तो राइम निकालनी, ठीक है, आप जानते हैं कि जो लास्ट की लाइंस होती हैं किसी पोएम की, उसको आप बस एक अल्फ़ाबेट देते हुए जाते हैं और उसके सिमिलर साउंड को वही अल्फ़ाबेट डिनोट करता है, वहाँ से एक राइम बनती है, एक पैटर्न बनता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है स्टांजा, ग्रुप्ड सेट ऑफ लाइंस। स्टांजा सब जानते हैं, एक समूह लाइंस का विद इन अ पोएम, पोएम के अंदर, ऑफन सेपरेटेड बाय अ स्पेस, प्राय स्पेस से सेपरेट होता है। 4 लाइनें लिखी हैं, उसके बाद स्पेस, फिर 5 लाइनें लिखी हैं, तो वो 4 लाइनों का स्टांजा, 5 लाइनों का स्टांजा है। स्टांजाज फंक्शन लाइक पैराग्राफ्स इन प्रोज। स्टांजाज पोयम में वैसे ही होते हैं जैसे प्रोज में पैराग्राफ्स होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज एंड थीम्स, ये मदद करते हैं आइडियाज एंड थीम्स को ऑर्गेनाइज करने में कवि के लिए, ठीक है। जी होंगे बिल्कुल, ये है वहां पर, सब है वहां पर A to Z। फिर है लाइन। किसी भी पोइट्री का एक एलिमेंट लाइन भी होता है। अ सिंगल रॉ ऑफ वर्ड्स इन अ पोएम। सिंपल लाइन तो आप पता है क्या होता है, किसी भी कविता में, ठीक है, एक सिंगल रॉ शब्दों की, विच मे और मे नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस। वो कंप्लीट सेंटेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लाइन्स कैन वेरी इन लेंथ एंड स्ट्रक्चर। लाइन जो है अलग अलग कविताओं में अलग अलग हो सकती है, लेंथ के अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो एलिमेंट है पोएट्री का वो है इमेजरी। भाई इमेजरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पोएम के लिए, क्योंकि इमेजरी ही तय करती है कि पोएम क्या है ना। इमेजरी से ही डिपेंड होता है उसका थीम। क्या होती है इमेजरी, नाम से पता लग रहा है, इमेज, ठीक। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस। वो डिस्क्रिप्टिव भाषा जो आपके सेंसेस को अपील करे। क्रिएटिंग विविड मेंटल पिक्चर्स, आपके मन मस्तिष्क में कई सारी पिक्चर्स को क्रिएट करे। इवोकिंग इमोशंस, और आपके अंदर इमोशंस को इवोक करे। इमेजरी ऑफन यूजेस मेटाफर्स। इमेजरी प्राय यूज करता है मेटाफर्स का, सिम्बलीज का, या दूसरे फिगरेटिव लैंग्वेज का, अलंकारों का। उसी से इमेजरी आपके मन मस्तिष्क में बनेगी। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आप एक पोयम पढ़ रहे हैं और उस पोयम में कवि ये कह रहा है कि अ चाइल्ड वॉज रनिंग लाइक अ डियर, लाइक अ फॉन। एक तरह से डियर नहीं है ना, फॉन, कवि है तो फॉन यूज करेगा, कि एक बच्चा जो है वो हिरन के बच्चे की तरह भाग रहा है। तो जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आप इमेजिन करेंगे अपनी आंखों में, ठीक है, कि एक बच्चा वो ऐसे ऐसे भाग रहा होगा उछलता हुआ। तो ये क्या है, ये इमेजरी है, ये डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है जो आपके सेंसेस को अपील कर रही है। आप एक पोयम पढ़ रहे हैं और उस पोयम में खेत है, खलिहान है, चरवाहे हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, मवेशी हैं, ठीक है, भेड़ हैं, बकरियां हैं, एक चरवाहन है, ठीक। तो वो क्या है, वो इमेजरी है, गांव की इमेजरी है, वो पास्टोरल इमेजरी हो गई है ना, नाम भी देते हैं, वो पास्टोरल इमेजरी है। आप एक पोयम पढ़ रहे हैं, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियां हैं, तो वो अर्बन इमेजरी हो गई, शहरी इमेजरी हो गई भैया, तो वो इमेजरी है। इमेजरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म प्रतीकात्मकता है ना, द यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज। जब कवि सिंबल्स का इस्तेमाल करता है आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए या क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग, उनके लिटरल मीनिंग से परे। सिंबल्स एड डीपर लेयर्स ऑफ मीनिंग टू अ पोएम। सिंबल्स जो हैं किसी पोएम के मीनिंग में एक डीपर लेयर को ऐड करते हैं, ठीक है, वो प्रतीक कहलाते हैं, वो सिंबल कहलाते हैं, सिंबॉलिज्म कहलाता है। गुड इवनिंग प्रज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है थीम, द सेंट्रल आइडिया। थीम को सेंट्रल आइडिया बोलते हैं, हम बचपन में लिखते थे सेंट्रल आइडिया बताओ इस पोएम का, है ना। टॉपिक या अंडरलाइंग मैसेज ऑफ अ पोएम, किसी पोएम का छिपा हुआ मैसेज उसकी थीम कहलाता है।
जिस टॉपिक पर कविता लिखी गई वो उसकी थीम कहलाती है ना, जो सेंट्रल आइडिया होता है कविता का, जो कवि ये कहना चाह रहा है वो थीम है। थीम्स कैन बी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अब देख, थीम बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जैसे कि प्यार, ठीक है, मौत, नेचर, या स्पेसिफिक आइडिया एक्सप्लोर थ्रू द पोएम, जो पोएम में एक्सप्लोर किया गया हो उसकी थीम होगी, ठीक है। जैसे ये प्यार की थीम पर लिखी गई कविता या मौत की थीम पर लिखी गई एलिजी है, तो थीम जिस टॉपिक पर बात हो रही है। टोन, टोन बड़ी मैटर करती है भाई, ये भी एक एलिमेंट है पोइट्री का, कि टोन कैसी है। जब आप पोएम को पढ़ रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप उदास हैं, ठीक है, आप एंगस्ट हैं, ठीक है, आप सफ़र कर रहे हैं, टोन मैटर करती है। द एटीट्यूड और मूड, टोन का मतलब वो एटीट्यूड और मूड कन्वेड बाय द पोएट, जो कवि के द्वारा कन्वे किया जा रहा है, ठीक है, वो कहलाएगा उसका टोन, विच कैन रेंज फ्रॉम जॉयफुल। अब टोन या तो जॉयफुल हो सकती है, या सेलिब्रेटरी हो सकती है, सॉम्बर गंभीर हो सकती है, या कंटेम्पलेटिव चिंतनशील हो सकती है, चिंतन करते हुए हो सकती है। तो टोन कैसी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा पोएम टू पोएम। गुड इवनिंग इंग्लिश स्टडी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी एक एलिमेंट है पोएट्री का, और एक लिटरेरी डिवाइस है, आप लोगों ने एलिट्रेशन पढ़ा होगा। द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स, जो शुरुआती इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन होता है किसी भी क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में, ठीक है, वो एलिट्रेशन कहलाता है, क्रिएटिंग अ म्यूजिकल इफेक्ट। इससे एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है पोएम में, ठीक है। तो ये थे कुछ एलिमेंट्स पोएट्री के जो किसी भी पोएम को लिखने के लिए चाहिए होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे ही चाहिए होते हैं, 2, 4, 5 का इस्तेमाल कर कर भी पोएम बनाई जा सकती है, ठीक है। चलिए, सो वी होप कि अगर हम 4 से 5 करेंगे तो स्टूडेंट लाइव आएंगे ज़्यादा, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आज लाइव हैं। सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्चुअली, नॉट। हाँ जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्टांजा। अभी हमने ऊपर स्टांजा देखा जो कि एक एलिमेंट था, अब ये पढ़ना ज़रूरी है टाइप ऑफ स्टांजा, क्योंकि जब हम आगे कुछ बोलेंगे, किसी पोएट का जिक्र करेंगे और हम बोलेंगे कि वो इस पर लिखी कविता लिख कर गया है, इस स्टांजा पर आधारित है ये, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है जी। प्रज्ञा, आज से क्लास का टाइम चेंज हुआ है, अब आपकी क्लास 4 से 5 हुआ करेगी, ठीक है। Okay. In English poetry, stanzas are grouped lines of verses. English poetry में stanzas grouped line होती हैं, ठीक है, किसी वर्स में, that form a unit, जो एक यूनिट बनाती हैं। Different types of stanzas are defined by numbers of lines. अलग अलग तरह के stanzas होते हैं जिनकी परिभाषा, ठीक है, जो है वो नंबर ऑफ लाइन्स पर आधारित होती है जो वो कंटेन करते हैं, एंड देयर राइम स्कीम्स, और जो राइम स्कीम्स वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन टाइप्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है कपलेट, यानी कि दोहा बोलते हैं हिंदी में। डेफिनेशन यह है, स्टांजा विथ 2 लाइन्स, एक स्टांजा जिसमें 2 लाइनें हो वो दोहा है, कपलेट है। राइम स्कीम इसकी ऑफन राइम ए होती है, ठीक है, दोनों राइम सेम करती हैं लाइन्स। दूसरा है टर्सेट, अ स्टांजा विथ 3 लाइन्स, जिसमें 3 लाइनें हों उसे टर्सेट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं ये नहीं पता। जी प्रज्ञा, ठीक कह रहे हैं आप, नो नेम। चलिए, तो जो 3 लाइनों का स्टांजा होता है उसे टर्सेट बोलते हैं। हिंदी में भी होता है क्या? मतलब हिंदी साहित्य में 3 लाइनों को कुछ कहते हैं क्या?
एकदम से क्वेश्चन आया मन में। दोहा होता है कपलेट, क्वार्टरिन को चौपाई बोलते हैं। हिंदी में 3 लाइनों का कुछ होता है क्या? किसी को पता है क्या? किसी स्टूडेंट को पता तो बताओ जरा कमेंट करके। राइम स्कीम टर्सेट की कैन हैव वेरियस स्कीम्स, कई राइम स्कीम्स हो सकती हैं इसकी, जैसे ए बी बी, कुछ भी। फिर एक होता क्वार्ट्रेन, आई स्टांजा विथ 4 लाइन्स, ठीक है, वो स्टैंडर्ड जिसमें 4 लाइनें हो वो क्वार्ट्रेन चौपाई कहलाती है। राइम स्कीम कॉमनली ए बी बी, ए या ABCB होती है। फिर होता है क्विंटेन या इसे क्विंटेट भी बोलते हैं। आई स्टांजा विथ 5 लाइन्स, एक स्टांजा जिसमें, ठीक है, 5 लाइनें हों। इसकी राइम स्कीम वैरीड होती हैं, इंक्लूड्स ABABB या AABBA, और भी कई हो सकती हैं। एक होता है सेस्टेट, 6 लाइनों का स्टांजा जो होता है, स्टांजा विथ 6 लाइन्स, वो सेस्टेट होता है। ऑफन फॉलोज पैटर्न्स लाइक, प्रायः इसकी राइम स्कीम का जो पैटर्न है वो ABABCC या ABBACC होता है, ठीक है। फिर होता है सेप्टेट, सेप्टेट आई स्टांजा विथ 7 लाइन्स, एक स्टांजा जिसमें 7 लाइनें हो वो सेप्टेट कहलाता है। कैन बी वेरीड, इसकी राइम स्कीम अलग अलग हो सकती हैं। एक कॉमन राइम स्कीम जो हमें सेप्टेट की देखने को मिलती है वो है ABABCC। फिर होता है ऑक्टेव, जिसे ऑक्टेट भी बोलते हैं कभी कभार। आई स्टांजा विद 8 लाइन्स, 8 लाइनों का जो स्टांजा होता है, ठीक है, वो ऑक्टेव कहलाता है। कॉमनली जो इसकी राइम स्कीम होती है वो होती है ABABABCC या ABBA। ये पेट्राकन सोनेट में मिलता है। अब सोनेट में आप अच्छे से जानते हैं कि सोनेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सेस्टेट और एक ऑक्टेव, ठीक है। तो 6 और 8 लाइनों में, ठीक है, तो वो इसी पैटर्न को फॉलो करता है जो पेट्राक का पैटर्न है। उसके बाद आता है स्पेंसेरियन स्टांजा। स्पेंसेरियन का मतलब है एक ऐसा स्टांजा जिसमें 9 लाइनें हों। इसकी राइम स्कीम जो होती है वो होती है ABABBCBCC। ठीक है। द फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर आयम्बिक पेंटामीटर। स्पेंसेरियन स्टांजा में जो पहली 8 लाइनें होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर की होती हैं, एंड द 9th लाइन इज एन आयम्बिक हेक्सामीटर, और जो 9th लाइन होती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती हैं, ठीक है, जिसे अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। ये PYQ है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर UGC नेट में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, किसी भी स्पेंसेरियन स्टांजा की शुरुआती 8 लाइनें आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, और जो उसकी 9th लाइन होती है वो लिखी जाती है आयम्बिक हेक्सामीटर में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट टेर्जा रीमा। डेफिनेशन, अ 3 लाइन स्टांजा यूज्ड इन अ चेन पैटर्न। 3 लाइनों का एक स्टांजा जो एक चेन पैटर्न में इस्तेमाल किया जा रहा हो, ठीक है, 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन, वो टेर्जा रीमा कहलाता है। राइम स्कीम होती है ABA BCB CDC एटसेट्रा, ठीक। अब यहां से आगे विल से हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ स्टांजा को। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल 4 से 5 के बीच में कभी भी। टेस्ट के लिए रेडी रहे आप लोग। यूनिट 1 का टेस्ट हम आपसे लेंगे। ऑरेटर इंस्टीट्यूट का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं पर वो टेस्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स भेज देते हैं आपको, यूनिट 1 का जो आखिरी हमने लेक्चर लिया है उसके नोट्स आपको भेज देते हैं, PDF नंबर 5, लेक्चर 5 जो है।
जी ये क्लास रोज़ होती है इंग्लिश स्टडी। थैंक यू नो नेम, यू आर वेलकम रोली शिवानी। व्हाट, ओहो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई। जी क्लास को लाइक कर दीजिए भैया, वीडियो लाइक कर दीजिए। जी टेस्ट फ्री होता है, मतलब फर्स्ट ही टेस्ट है। वेलकम कुसुम।